और जी, आप कार्यक्रम प्रारंभ करें। नमस्कार। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स मीडिया द्वारा पेशेवरों में मूल्य आधारित पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रेस विरासत दिवस की आज संयुक्त 23वीं श्रृंखला के अंतर्गत राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में क्रमशः हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा बनाने में राजा की भूमिका तथा दलित शोषित किसानों के हमदर्द मानव मुक्ति की भांति कविता को मुक्ति कहने वाले निराला का मूल्यांकन पर आज विचार मंथन का आयोजन किया गया है। आज इस विचार मंथन में हमारे साथ जयपुर से निदेशक अकादमिक दीन परिषद डीन फैकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जयपुर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राघवेंद्र मिश्र सीनियर फैकल्टी पत्रकारिता व जनसंचार विभाग इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, डॉक्टर रंजना तिवारी पूर्व विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग RSGUP कॉलेज पुखराया कानपुर देहात से। सभी मैं अपने संस्थान की ओर से विशिष्ट अतिथि वक्ताओं का स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका नवनिकष कानपुर के संपादक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे सर का अभिनंदन करता हूं। आप सभी सम्मानितों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर को। सर आप आए और इस विचार मंथन में अपना योगदान। डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर। डॉक्टर अजय सिंह जी, अजय कुमार सिंह जी, हेलो। हाँ सर। हाँ, आपको आमंत्रित किया है हमारे संचालक महोदय। जी सर आमंत्रित किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। आज का जो ये आयोजन है वो अपने आप में काफी अनूठा है और मैं बहुत इस चीज से बहुत प्रभावित हूँ कि शिव प्रसाद सितारे हिंद और निराला जी के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया है और निराला जी से जो मेरा जुड़ाव है आप कह सकते हैं कि निजी तौर पर भी है कि मैं इलाहाबाद में रहता हूँ और इलाहाबाद के दारागंज में ये कुछ आवाज में कुछ इको आ रही है क्या? ये मैं अनुरोध करूंगा लक्ष्मी मिश्रा जी से कि आप वो अपना ऑडियो म्यूट। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक। तो मैं जो बात अपनी रखना चाह रहा था कि आज के डेट में निराला जी जैसा व्यक्तित्व मिलना वो अपने आप में संभव नहीं है और कुछ एक उदाहरणों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। हालांकि इलाहाबाद की एक मेरे ख्याल से ऑडियो खुल गया है लक्ष्मी कांत जी का। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अपना ऑडियो बंद कर लें, वापस से आवाज गूंज रही। जी तो आदरणीय लक्ष्मीकांत पांडे जी, चंद्रशेखर जी, लक्ष्मीकांत जी का ऑडियो बंद होगा तो गूंज रही है आवाज। जी आदरणीय लक्ष्मीकांत जी, अपना ऑडियो हमारी बात कृपया। ऑडियो बंद हो जाएगी तो स्पष्ट सुनाई देगा। आदरणीय, हाँ हो गया। हाँ, बंद कर लिया, बंद हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जो बात कहना चाह रहा था और आज इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि
परम आदरणीय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को आज के इस जो गोष्ठी है इसमें याद किया गया और इस विषय को उठाया गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि निराला जी इलाहाबाद के रहने वाले थे, जैसे कि अब खैर प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन इलाहाबाद की जो मिट्टी है उसमें एक खास बात है कि वो फक्कड़ लोगों की है। इलाहाबाद में रह के कोई भी साहित्यक, बड़े बड़े साहित्यकार हुए, आप जानते हैं महादेवी वर्मा जिन्होंने अपनी कर्मभूमि भी बनाई, हरिवंश राय बच्चन रहे, उनकी कर्मभूमि रही, रघुपत साहब जो फिराक गोरखपुरी थे उन्होंने, निराला जी अपने आप में। तो मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे एक फक्कड़पन है, वहां पे रह के आप कोई बहुत संपन्न हो जाए इस तरह के लोग, ऐसा नहीं था। वहां की मिट्टी में ही बड़ा त्याग था, आपको बताऊं उसका। जैसे आप हरिवंश राय बच्चन का ले लें कि जीवन भर वो किराए के मकान में ही रहते थे। हरिवंश राय बच्चन जीरो रोड पे मैक्सिमम टाइम उनका किराए के मकान में ही गुजरा, जबकि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। तो खैर, जो मैं बात कहना चाह रहा था कि निराला जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको हम सभी को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व लगभग आप मान लें कि 6.5 फीट के आसपास उनकी हाइट थी, सांवला रंग और मन से फक्कड़। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने आज तक कोई भी सरकारी या किसी तरह का किसी नेता या किसी उसका कोई बहुत इस तरह से महिमा मंडित नहीं किया। आज के डेट में हम देखते हैं कि अगर कोई छोटा सा सभासद या छोटा सा पार्षद या छोटा सा कोई विधायक आ जाता है तो तमाम पत्रकार गण, कवि गण लोग उनके पीछे लग जाते हैं, चाहे इसके पीछे उनकी मंशा विज्ञापन प्राप्त करने की हो, चाहे उनकी मंशा ये प्राप्त करने की हो कि हमें कहीं कुछ नौकरी दिलवा देंगे, या बहुत सारे जो कवि हैं कि हमें कोई अवार्ड दिलवा देंगे, हमें कुछ फंक्शंस में बुलवा लेंगे। इस तरह की धारणा उनके पीछे रहती थी। लेकिन अगर हम निराला जी के व्यक्तित्व को देखें तो मैं 2 घटनाएं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इलाहाबाद आए थे और उस समय वो भारत के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने निराला जी से मिलने की इच्छा जाहिर की, और उनके जो पीए थे वो निराला जी के घर पहुंच गए तारागंज स्थित, और एक कमरे का मकान था उनका, उसी के ऊपर एक कमरा और बना हुआ था। मतलब बहुत साधारण सा आप समझ सकते हैं कि अगर जिसकी चौड़ाई कुल एक कमरे की है मकान की, और उसी के ऊपर एक कमरा और छोटा सा बना हुआ है। और उसमें जो प्रसंग मैंने पढ़ा था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उसमें निराला जी छत के ऊपर जो है वो नृत्य कर रहे थे, और वो गया, उन्होंने कहा कि आप जो है मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो वो व्यक्ति जो थे वो ऊपर जाके उन्होंने बताया कि निराला जी, आप जो राष्ट्रपति के पीए हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो नीचे उतर के आए और उन्होंने कहा कि मुझे भारत के राष्ट्रपति से कोई काम नहीं, इसलिए आप उनसे कह दें कि मुझे कोई काम नहीं है, इसलिए मुझे उनसे मिलने जाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आप ये ऊपर क्या कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो भूख से लड़ाई कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार मानदेय नहीं मिल पाता था, कभी सम्मेलन में उतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि आप अपनी जीविका को अच्छे से चला सके। तो उन्होंने कहा कि मैं नृत्य करके अपनी भूख को भगा रहा था और उससे लड़ रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्तित्व ऐसा है आज की डेट में, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि 2 जून की रोटी भी उसके नसीब में नहीं है, और वो भारत के राष्ट्रपति का पीए मिलने जा रहा है, अगर आप समझ सकते हैं कि थोड़ी भी अगर वो मदद की बात कहते तो उनको भरपूर मदद मिल जाती। अगर वो राष्ट्रपति जी के सामने जाते और कुछ मदद की गुहार लगाते, लेकिन उनकी खुददारी देखिए कि उन्होंने मिलने जाना स्वीकार नहीं किया। हालांकि बाद में जब पीए ने जाके बताया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, वो भी व्यक्तित्व आप देख लीजिए राष्ट्रपति का भी, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत बड़ी भूल की, तुम चले गए, मैं खुद जाके उनसे मिलता। और उन्होंने खुद जाके निराला जी से मुलाकात। दूसरा एक इवेंट, एक ऐसी घटना कि हिंदुस्तान एकेडमी में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजन हो रहा था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें शिरकत कर रहे थे। तो उनको
अध्यक्षता दे दी गई थी और हिंदी के ऊपर कोई कार्यक्रम था, हिंदी दिवस के ऊपर। और निराला जी वहां पे पहुंचते हैं थोड़ा विलंब से और वो कहते हैं कि नेहरू, आप कब से जो है हिंदी जानने लगे, अच्छी हिंदी कब से जानने लगे, आप अध्यक्ष बने बैठे। और फिर वही वापस से बात कहूंगा कि नेहरू जी खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि अरे नहीं निराला जी, आप आइए प्लीज, अध्यक्षता आप ही कर सकते। इन दोनों बातों को बताने के पीछे मेरा जो एक मंशा है वो ये थी कि उस समय एक तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री स्तर के लोग और राष्ट्रपति स्तर के लोग कितने ग्राउंड टू अर्थ थे, कितने ही विनम्र थे, उस विनम्रता के बारे में भी आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात कि निराला जी जैसे लोग जिनका की व्यक्तित्व इतना विराट था कि फिर वही बात कि प्रधानमंत्री को वो के सामने सच बोल सकते हैं। आज हम में से कितने लोग हैं जो सच बोल सकते हैं अपने तथाकथित बॉसेस के सामने, अपने जिस जगह हम काम कर रहे हैं, जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, उसकी कमियों को कितना उजागर कर सकते हैं। हम जिस भी जगह, जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा है, वो कितनी आलोचना कर सकता है अपने पार्टी की। अपने कोई भी पार्टी में हमेशा अच्छे काम नहीं होते, हमेशा बुरे काम नहीं होते, लेकिन क्या कितने नेताओं की ये मंशा होती है, कितने नेताओं का ये हिम्मत होती है, हिम्मत जुटा पाते हैं कि अपनी पार्टी की गलत नीतियों के बारे में वो आलोचना कर सके। लेकिन निराला जी जैसे व्यक्तित्व जो कि किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे, किसी भी ऐसी संस्था से संबंध नहीं रखते थे, उसके बाद भी उन्होंने मदद लेना कभी स्वीकार नहीं किया और अपनी पूरी जिंदगी जो है उस दारागंज मोहल्ले के, इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले के एक मकान में काट दी और कभी मदद लेना स्वीकार नहीं। एक चीज और है कि जब आप कभी इलाहाबाद, जो लोग होंगे इलाहाबाद जाएं, तो वहां पे एक मिठाई की दुकान है, नेत्रा। अब ये भी एक इवेंट है कि वो जाते थे और उनके पास कभी पैसे अधिकतर समय में नहीं होते थे और इमरती बहुत अच्छी बनती थी। उस समय नेत्राम की इमरती बहुत प्रसिद्ध थी, तो वो जाते थे, नाश्ता करते थे और चले आते। अब नेत्राम जो कि एक अच्छी मिठाई की दुकान थी, तो ना उसने कभी पैसा मांगा और ना उन्होंने कभी पैसा दिया। लेकिन जब कभी सम्मेलन इत्यादि में उनको पैसे मिलते थे, कभी कभी तो जितने भी पैसे उनको प्राप्त होते थे, जाते थे, कोई हिसाब किताब नहीं होता था, वो जाते थे नेत्राम की दुकान पे और वो अपने कुर्ते में हाथ डाल के और वो सारे पैसे दे देते थे बिना किसी हिसाब किताब। लेकिन आज के डेट में अगर आप जाएंगे तो नेत्राम की दुकान पे आपको निराला जी की एक तस्वीर मिलेगी और उसमें नीचे उसने वर्णन किया हुआ है कि पंडित सूर्यकांत निराला जी जो है, जैसे मनीषी यहाँ पर नाश्ता करते थे, यहाँ पर वो, और इमरती के लिए भी अलग से उसने लिखा हुआ है कि उनको इमरती यहाँ की बहुत पसंद है। आज एक बहुत बड़ी दुकान हो गई, अब तो खैर नेत्राम कटरा चौराहे पर है। तो इन बातों का जो अर्थ निकलता है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा है। इन बातों का अर्थ ये है कि क्या आज के डेट में हमें, आज की तारीख में, क्या उन शक्तियों के सामने सच बोलने का साहस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने से बड़े अधिकारी के सामने, बड़े नेता के सामने सच बोलने का साहस नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से तिल कर मार रहे हैं। आप ये तिल कर मार रहे हैं क्योंकि आप अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। आज की अगर आप मीडिया की स्थिति देख लें तो मीडिया घरानों की स्थिति देख लें और देखें तो आज के डेट में आप सभी इस चीज को स्वीकार करेंगे कि जो भी सत्ता पक्ष है, जहां का भी सत्ता पक्ष है, उसके आगे पूरी तरह से नतमस्तक है। और सिर्फ नतमस्तक ही नहीं है, वो उनके एजेंडा को फ्लोट करते हैं, उनके एजेंडा को चलाते हैं, उनके एजेंडा अनुसार काम करते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे एंकरों को आपने देखा होगा जो कि सत्ता पक्ष की ओर से बाकायदा लड़ाई करते हैं, चिल्ला के लड़ाई करते हैं जो भी मेहमान आते हैं। वास्तव में मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम भी यही है कि सच्ची घटनाओं को, जो घटनाएं सच हैं,
उनको आप समाज के सामने प्रस्तुत करिए, क्योंकि मीडिया जो है वो समाज में एक, कह लीजिए, समाज के जो दिमाग है उनको प्रभावित करता है, समाज के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। और अगर ऐसा मीडिया अगर करप्ट हो जाएगा, या ऐसा मीडिया जो है वो सत्ता के साथ हो जाएगा, या सत्ता की भाषा बोलने लगेगा, या सत्ता के गलत कामों पर पर्दा डालने लगेगा, तो ऐसे में मीडिया की क्या दशा होगी। और अगर मीडिया ऐसा हो जाएगा, मीडिया अगर भ्रष्ट हो जाएगा, तो आने वाले समय में आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों का क्या हो जो मीडिया की बात सुनते हैं और उससे अपनी धारणा बनाते हैं, उससे जागरूक होते हैं, उससे अवेयर होते हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि भाई ये घटना हो गई है, वो कहते नहीं भाई कहाँ, बोले भाई हमने अखबार में पढ़ा है। तो आज अखबार ऐसा माध्यम है कि लोग उसको कोट करते हैं कि भाई अखबार में लिखा होगा तो घटना सच होगी। ऐसे में हमारी मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ती है। तो फिर वही हम बात करते हैं कि आज हमारे पास ऐसे मनीषी हैं, निराला जी जैसे, और मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा वहाँ पे उनके घर जाता रहता हूँ, उनके पौत्र वगैरह वहाँ पर थे, अब तो शायद नहीं रहे, लेकिन 7-8 साल हो गया मुझे। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी मनीषी रहे हैं, ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी खुददारी से कभी समझौता नहीं किया, और अपने आप में वो कभी भी कोई ऐसी सत्ता के आगे, किसी नेता के आगे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, कभी मदद नहीं मांगी। अपने आप में बड़े विराट व्यक्तित्व की बात है। तो इसलिए हम सभी को जितना भी हम उतार सके अपने आचरण में, निराला जी जैसे व्यक्तित्व को जरूर उतारना चाहिए। और अगर हम उसका 10वां भाग भी ले आ पाए तो हमारा जीवन सफल माना जाएगा। क्योंकि जब हम किसी एजेंडा के तहत या पूर्वाग्रह के तहत काम करते हैं, तो यकीन मानिए हम समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं, हम समाज में नई रीत कायम कर देते हैं। और आप देख रहे हैं कि आजादी के 70-72 वर्षों के बाद आज ये स्थिति है कि मीडिया की स्थिति बदल गई है पूरी तरह से, और साथ ही आज लोगों का भी, आज छोटे छोटे नेताओं का आप देखिए क्या हो गया है कि छोटे छोटे नेता कोशिश करते हैं कि पूरे अपना एक हवा डाबा बना के चलते हैं, 2-3 एसयूवी आगे पीछे लगी हो, कार्यकर्ता लगे हों, इस तरह का अरेंजमेंट्स करते हैं, पैसे देके भीड़ लाई जाती है कि भाई हमारी भीड़ हो जाए रैली में। छोटे छोटे विधायक और इस तरह के नेतागण कर रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अजय जी, हेलो अजय जी। सर वॉइस गई। अजय जी, हेलो अजय कुमार सिंह जी। लग रहा है वो डिस्कनेक्ट हैं। अनुराग जी, जी महोदय। कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आप जी एक जी। बार कार्यक्रम आगे बढ़ा लें, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा सर को। आप हैं सीनियर फैकल्टी जनसंचार, सीनियर फैकल्टी पत्रकारिता और जनसंचार विभाग, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा सर।
धन्यवाद अनुराग जी। मेरी आवाज उम्मीद है आप लोगों तक पहुंच रही होगी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं। जी ठीक है, तो आप सभी को प्रणाम। हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार जो है मित्र जी बैठे हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर जी, मैडम जी, आप सभी को नमस्कार। और बड़ा ही हालांकि निराला जी और शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को एक साथ खड़ा कर जो आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग बिंदुओं को आमने सामने रखना है। एक जो है छायावाद का यशस्वी उद्घोषक और एक हिंदी को इतिहास ने जो परिस्थितियां बना दी उसमें से हिंदी के लिए रास्ता बनाने वाला। एक की फक्करता से लेकर जो है उनकी कलम की तीक्ष्णता तक पूरी दुनिया ने महसूस किया, और एक का जो फैमिली बैकग्राउंड था, जिस तरह की राजभक्ति थी, इसके चलते लगातार वो निंदा और आलोचना के पात्र रहे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की जब बात आती है तो निश्चित तौर पर उन्होंने तृतीय आंग्ल सिख युद्ध में जासूस के तौर पर काम किया, अंग्रेजों की बहुत सारी सेवा की, और पटियाला रियासत के साथ जो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ काम किया, आगे चलकर उसके चलते जो है बहुत सारे पदवी पुरस्कार भी मिले, प्रतिष्ठाएं मिली, बड़े अच्छे खासे आकर्षक वेतन पर उनको स्कूल इंस्पेक्टर का पद मिला, जो उस समय पूरे सूबे में एक ही होता था। तो एक तरह से जो है पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था के सबसे बड़े ऑफिसर बन गए थे स्कूली शिक्षा के। और उसके अलावा और भी बहुत सारे उन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया। राजाओं के दरबार में रहे, वकील रहे, मुंशी भी रहे अंग्रेजों के, इवन जो है बहुत सारी जो है विधायी कार्यों में भी उनकी सहायता ली गई। लेकिन जो आज हम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को खासकर हिंदी के लोग याद करते हैं, तो निश्चित तौर पर हिंदी को एक रास्ता दिखाने के लिए, एक भाषा के रूप में हिंदी के लिए इस देश की अदालतों के, इस देश के कार्यालयों के और लोगों के घरों के दरवाजे खोलने के लिए हम याद। मैं बनारस से जुड़ा रहा हूं और साहित्य की दो धाराएं, छायावाद क्योंकि निराला जी भी इस पर चर्चा इस संगोष्ठी का हिस्सा है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि एक ही समय में मुंशी प्रेमचंद हुआ करते थे और उन्हीं के समकक्ष जो है जयशंकर प्रसाद। तो हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा नहीं हूँ, लेकिन काशी जैसे सांस्कृतिक नगर में आप रहेंगे तो कुछ न कुछ प्रबुद्धता का श्रवण हो जाता है। तो बहुत सारे हिंदी के जो है हमारे मित्र थे, हमारे सीनियर्स थे, उनकी चर्चाओं में आता था कि प्रसाद जो है राजा लक्ष्मण प्रसाद जी की परंपरा का जो है निर्वहन करते थे, और प्रेमचंद जी जो है प्रसाद सितारे हिंद की परंपरा का निर्वहन करते थे भाषा की। श्री प्रसाद सितारे हिंद जी के अवदान से पहले हमको वो थोड़ा सा इतिहास का संदर्भ भी लेना चाहिए, जब से ब्रिटिश भारत में आए और उन्होंने अपने जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पर देना शुरू किया। आप 1757 की प्लासी को लड़ाई को एक संदर्भ बिंदु मानिए, एक प्रस्थान बिंदु मानिए। हिंदी के विकास का पूर्व पाठ मुझे लगता है कि यहाँ से भी देखा जाना चाहिए। जब 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज जीत जाते हैं, उसके बाद हिंदी भाषी जो हिंदी पट्टी है उसका दरवाजा अंग्रेजों के लिए खुलता है। कलकत्ते तक सीमित अंग्रेज व्यापारी इतने विशाल और समृद्ध प्रदेश के राजस्व के मालिक हो जाते हैं।
दीवानी अधिकार उन्होंने अपने हाथ में लिए। बाद में जो है वो दीवानी पर ही फोकस रहे। मुगलों को उन्होंने पराजित किया, शाह आलम को पराजित किया। इवन जब आप अवध की रियासत को भी जो है वो कर, तो जब दीवानी का उन्होंने अधिकार दिया, उसके साथ ही साथ उनको एक भाषा नीति की आवश्यकता। निश्चित तौर पे देश में दो तरह की भाषाएं थी। एक राजभाषा थी, निश्चित तौर पर उस समय जो है मुगलों का राज्य था। मुगलों के जो राज्यों का बंटवारा हुआ, 4 बड़ी जो है निजामतें उसमें से निकली। दक्षिण में निजाम आए, 4 विभाजन हुए, अवध के नवाब आए और भी बहुत सारे। तो जो अधिकांश जो रियासतें थी उसमें कहीं न कहीं से शासन जो है मुस्लिम थे। ये मैं कोई सांप्रदायिक बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे बहुत सीधे संदर्भों में देखा जाए। और स्वाभाविक तौर पर जो मुगल काल से राज्य की भाषा थी वो फारसी थी, राजस्व की भाषा थी वो फारसी थी। तो ये सारा का सारा जो कार्य व्यापार था हमारा, कोर्ट का, कचहरी का, व्यापार का, हुंडियों का, लेन का, देन का, खेती का, हिसाबत किताबत का, सारा का सारा कार्य व्यापार, उसकी जो भाषा थी वो फारसी थी। और बाद में उस लिपि के साथ उर्दू होती गई। दूसरी ओर आम लोग क्या भाषा बोलते थे? और पद्य की भाषा जो है दूसरी थी। आप ब्रज जो है का वर्चस्व था पद्य में। जब हिंदी में आरंभिक कविताएं लिखी गई तो बहुत दिनों तक टोपी नहीं था कि जो है खड़ी बोली में निकल कर आ पाए। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से कहीं न कहीं व्यक्तिगत प्रयास होने हुए। 19वीं सदी में हिंदी गद्य का काफी विकास गद्य सुनते हैं, उसकी भाषा काफी अलग। बनारस से जुड़े हैं चंद्रशेखर जी, वो जान रहे हैं कि वहाँ एक जयनारायण इंटर कॉलेज है। वहाँ महाराजा जयनारायण 1898 जो है पाश्चात्य शैली की उस उद्घोषणा के बाद आप अगर भूषण की भाषा नीति समीक्षा करें, उसके भाषाई कार्य की समीक्षा करें, लिंग्विस्टिक्स का पूरी दुनिया का जाना माना विद्वान जब हिंदुस्तान में भाषाई जो है एक मैपिंग की बात करता है तो वो हिंदू भाषा मुस्लिम भाषा की बात करता है। देश में सांप्रदायिकरण के बीज आप वहां से मैकाले की घोषणा होती है कि अंग्रेजी शिक्षा की इस देश को जो है सभ्य करने के लिए आवश्यकता है। उस पैटर्न पे बहुत सारी पाठशाला अलग खोली गई। कहीं हमने अखबार में या कहीं किसी पत्रिका में उस टाइम टेबल का एक संदर्भ देखा था, अभी भी दिमाग में याद है। तो पहला घंटा यह खड़ी बोली थी, यह खड़ी बोली का गद्य था जो हमारे आम बोलचाल और जीवन व्यवहार में प्रयुक्त था। तो प्लासी का युद्ध 1757 की लड़ाई जीतने के बाद 1857 का जो समय है, इस पूरे 100 के 100 साल अंग्रेजों ने हिंदी पट्टी में अपना विस्तार किया और कंपनी का शासन कंपनी की भाषा कोई अलग भाषा लाने की नहीं थी, किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने की नहीं थी। वो लगातार इस देश पर कब्जा जमाते गए और फारसी और उर्दू को राजकाज की भाषा उन्होंने बनी रहने दी। आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी तो यहाँ की भाषा हो। तो एक डिवीजन वहीं से खड़ा होता है और जन असंतोष कहीं न कहीं से लोगों के दिलों में किसी कोने में किसी कसक के साथ गांठ के रूप में बनता गया, बढ़ता गया। उस
और सीधा सा डिवीजन भाषा के स्तर पर क्रिएशन जो हिंदू भाषा मुस्लिम भाषा की बात करता है, तो एक कह सकते हैं कि एक जन विभाजन भी हो गया। एक सत्ता की भाषा, एक आम जन की भाषा। चीजों को हम इस नजरिए से भी देख सकते हैं। तो जो आम जन की भाषा थी, वो बोलचाल की भाषा थी, वो हिंदी, सारा का सारा अंग्रेजी साम्राज्य फल फूल रहा था हिंदी पट्टी में, हिंदी पट्टी के बूते। उसका विस्तार, उसका यश, उसका विकास इस पूरी हिंदी पट्टी पर ही होगा। इस प्रकार ही तो राजधानी कलकत्ता से दूरी नहीं लाई जाती। तो यह जो विराट वैभवशाली जो है प्रदेश, और इसका जो बहुत विशाल जन था, उसकी भाषा में, उस भाषा भाषियों के कलेजे में कहीं न कहीं से सत्ता के विरोध के संस्कार पड़ रहे थे। और जब राजा का आविर्भाव होता है, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है बड़ी ही संदेहास्पद रही है। उसी जगत के परिवार से आए हैं जिसका बड़ा ही जो है नकारात्मक रोल रहा है। और हर समय उन्होंने सत्ता का सहयोग किया, राज सत्ता का सहयोग किया। 1824 में राजा सिद्धार्थ का जन्म होता है, 1895 में उनका निधन हो जाता है। और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे जो है अपने जीवन की उपलब्धियों को उन्होंने हासिल किया। सन 1845 में काशी से एक साप्ताहिक निकलता है, बनारस अखबार। तो उसके मालिकान जो है सिद्धार्थ हिंद थे। जब वो राजकीय सेवा में आते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बनते हैं, तो उनको भाषा की एक कसक जो है कहीं न कहीं उनके हृदय में भी होती है। उनको लगता है कि, और बकायदा उन्होंने 1968 में प्रतिवेदन 1868 में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया कि देवनागरी को स्क्रिप्ट के रूप में स्वीकार किया। बहुत सारे प्रयासों से सीमित पैमाने पर ही सही में और न्यायालयीय जो है प्रयोगों में देवनागरी लिपि का प्रवेश हुआ। और इसके पीछे शिव प्रसाद सिंह का जो अनवरत संघर्ष है, वह एक बहुत बड़ा कारक है। उन्होंने स्वयं पुस्तकें लिखी, लोगों से पुस्तकें लिखवाई। हिंदी में बहुत बड़ा अभाव होता है ना, एक भाषा की बजाय बोली बोल दिया जाता है। कोई व्याकरण की उसकी पुस्तक नहीं, व्याकरण की एक पुस्तक उन्होंने लिखी, उसमें ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें नहीं थी। इतिहास पर उन्होंने लिखा, भूगोल पर उन्होंने लिखा, संस्कृति से, समाज से, धर्म से जुड़े बहुत सारे विषय लिखे और साहित्य को। राजा भोज का सपना वो बहुत सारे जो है इंटरनेट पतों पे उपलब्ध भी है, मैंने उसको पढ़ा भी था और मुझे तो बहुत अच्छा कह सकते हैं कि भाषा समझ में भी आई। और इससे ये भी समझ में आया कि भले ही जो है कार्यालयी प्रयोगों में वो फारसी उर्दू मिश्रित उर्दू फारसी शब्दों से भरपूर भाषा की वकालत करते थे, लेकिन जब वो जो है इस तरह के प्रयोग करते थे, जब पुस्तकें लिखते थे, जब साहित्य लिखते थे, कहानियां लिखते थे, तो उस आम बोलचाल की भाषा का ही उन्होंने उपयोग किया। और जब आप आम बोलचाल की भाषा का उपयोग करते हैं, अब राजा सिद्धार्थ हिंद की काल को देखिए कि जहाँ जब बनारस अखबार उन्होंने निकाला तो हिंदी का अखबार नहीं निकाला, हम उसके हिंदी के अखबार के रूप में मानते हैं, लेकिन उनका जो अपना वो था कि उर्दू और फारसी को हम जो है देवनागरी में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग शब्दों से, भाषा से, उसके शौस्तव से, उसके प्रयोग से परिचित हो सके और उन सूचनाओं तक उनकी पहुंच बने जो लिपि की समस्या के चलते जा नहीं पाते। साप्ताहिक अखबार था,
लेकिन जब वो साहित्य की रचना करते हैं तो आम बोलचाल की वो भाषा अपनाते हैं। जब आम बोलचाल की भाषा अपनाते हैं तो थोड़े से शब्द उर्दू के आते हैं और थोड़े से शब्द संस्कृत में हिंदी के लिए आते हैं, और वहीं से किसान जाने में उस भाषा का जन्म भी दे देते हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बनी, जिसमें नारे गढ़े गए, जिसने हिंदुस्तान को आजाद करने का काम किया। तो भले ही उनके अपने कार्य, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो भी रहा हो, शिव प्रसाद सितारे हिंद का यह जो अवदान है, देवनागरी को कार्यालयीय लिपि बनाया, स्कूल शिक्षा में देवनागरी का प्रवेश कराया, अखबार चलाया, साहित्य लिखा, पाठ्य पुस्तकें लिखी, और इस मामले में आपको ईमानदारी से शायर भी होना पड़े। एक उन्होंने गुटका निकाली, पुस्तिका डाली, कमेंट्री कह सकते हैं, कुंजी कह सकते हैं, गाइड कह सकते हैं, उस समय जो भी उपलब्ध साहित्य था उनके कुछ कुछ अंश उन्होंने जो हिंदी में उपलब्ध था छापे मिला के, और उसमें बड़े ही मजेदार बात यह है कि राजा लक्ष्मण प्रसाद जो संस्कृत नृत्य हिंदी के प्रबल हिमायती और शिव प्रसाद सितारे हिंद के घोर विरोधी, उन्होंने उनकी जो शकुंतला महाकवि कालिदास के नाटक शकुंतला का जो उन्होंने अनुवाद लिखा था या उसके आधारित साहित्य लिखा था, उसके भी कुछ अंशों को प्रकाशित किया। तो यह प्रतिबद्धता और वस्तुनिष्ठता का प्रश्न भी इस कसौटी से तो राजा शिव हिंद एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देती। और जब जब भी हम हिंदी के उत्थान, हिंदी के विकास की बात करते हैं, ये दो, ये लक्ष्मण प्रसाद शिव प्रसाद सितारे हिंद, साथ में लल्लू लाल जी हैं, लाल जी हैं, ये जो फोर्ट विलियम्स कॉलेज में उनको जो है कुछ पुस्तकें तैयार करने की, कुछ जो है संकलन तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये जो दो नाम है हिंदी के रसरूपी के विकास के दो पहिए हैं, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का जो अवदान है वह उन परिस्थितियों से उपजा हुआ, इसलिए उन्होंने उर्दू में भाषा को एक कह सकते हैं कि अपनाया कि उन परिस्थितियों में उससे बेहतर नहीं कुछ हो सकता, और उस कह सकते हैं कि प्रचलन ने धीरे 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 हिंदी को वह रास्ता, वह मुकाम दे दिया जहाँ जयशंकर प्रसाद लिख सके कि प्रबुद्ध शुद्ध भारत। तो हिंदी के आरंभिक प्रयोगकर्ता, उसे लोक शासन न्यायालय की, स्कूली शिक्षा की भाषा बनाने वाले, देवनागरी को लिख के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले, और तन मन धन से हिंदी की सेवा करने वाले, हिंदी के विकास को रास्ता दिखाने वाले महापुरुष के रूप में शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को नमन करना बनता है। उसी तरह नमन करना बनता है जिस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नितांत विरोधी होने के बाद भी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के प्रति, उनके हिंदी के विकास में किए हुए अवदान को देखते हुए उनका अभिवादन और अभिनंदन करते। आपने मुझे बोलने बड़े ही कल संदेश आया, कौर की कि हमारे मित्र जो है प्रसाद और प्रेमचंद्र के साथ शिव प्रसाद सितारे हैं तो लक्ष्मण प्रसाद। हिंदी में जो दो धारा, संस्कृत नृत्य हिंदी की धारा है और एक आम बोलचाल वाली हिंदी की धारा है, ध्यान
तो बहुत बहुत आभारी हूँ। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स में देखता हूँ लगातार इस तरह के बड़े ही अच्छे करा रही है। हम सबका ज्ञानवर्धन हो रहा है, नई बातें सीखने को मिल रही हैं, नए नए विद्वानों से जो है कह सकते हैं कि सत्संग लाभ हो रहा है। तो मैं पुनः जो है चंद्रशेखर इस बहुत सुंदर कार्यक्रम की आयोजन की बधाई देता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे लगता है कि थोड़ा आपकी अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरा हूँगा, और अगर कुछ गलत बोला हो तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं अपने अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रंजना तिवारी, पूर्व विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग RSG यूपी कॉलेज पुखराय कानपुर देहात से। डॉक्टर रंजना तिवारी मैम। धन्यवाद अनुराग जी। आज की इस संजाल संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पांडे जी, आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी, सभी विद्वान अतिथि वक्तागण, इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा 23वें संयुक्त प्रेस विरासत दिवस के उपलक्ष्य में आज हिंदी के नव प्रवर्तन के जो 2 प्रेरक पुरुषों राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार मंथन के क्रम में मुझसे दलित शोषित किसानों के हमदर्द मानव मुक्ति की भांति कविता की मुक्ति की बात कहने वाले निराला के मूल्यांकन की अपेक्षा की गई है। अपने युग के अन्य अनेक साहित्यकारों की ही तरह निराला में साहित्यिक संस्कार रोपण, विकसन और परिष्करण में पत्रकारिता की महती भूमिका रही है। सरस्वती पत्रिका ने उनके हिंदी प्रेम को पुष्ट कर काव्य प्रतिभा के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, तो समन्वय और मतवाला पत्रों ने उनके दार्शनिक चिंतन और संपादकीय कर्म को विस्तार दिया। अस्तु इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण सर्वथा समीचीन है। यशःकाय कवियों का जीवन कब कहाँ की सीमा से अनाविद्ध रहते हुए देश कालातीत होता है। अतः 1896 में उन्नाव के गढ़ा कोला गांव से बंगाल की रियासत महिषादल गए आचार्यनिष्ठ पंडित राम सहाय त्रिपाठी के गर्जन में सूरज कुमार का यह परिचय कुछ महत्व नहीं रखता है। बचपन से लेकर युवावस्था तक घटी अनेक घटनाओं के उतार चढ़ाव के कारण निराला की अंतश्चेतना में स्नेहापेक्षा एवं रूढ़ भंजन संस्कारबद्ध हो गए थे। निराला अपनी प्रवृत्ति से आधुनिक, स्वभाव से रूढ़ भंजक, आचरण से प्रगतिवादी, उग्र स्वाभिमान की प्रतिमूर्ति और द्रवित करुणा के एकमात्र समागम थे। वे 1920 से लेकर 1960 तक अनवरत साहित्य साधना करते रहे। 14 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, कई कहानियों और निबंधों का उन्होंने लेखन किया। अपने समय, समाज, साहित्यिक मठाधीशी ने उनका तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा की, जिससे ऊर्जस्वित और शक्ति संचय करते हुए निराला उत्तरोत्तर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर साहित्य देते रहे। दुख के सुखों को जीते रहे, पद और पुरस्कार की उपेक्षा करते हुए साहित्य और हिंदी के सम्मान की अपेक्षा करते रहे। निराला ने अपने समय और समाज को गौर से देखा। फटी पुरानी झोली का मुंह फैलाए कलेजे के 2 टूक करते हुए भिक्षुक को देखा। इलाहाबाद के पथ पर मध्याह्न की कड़कड़ाती धूप में कोमल हाथों में गुरु हथौड़ा लिए ताबड़तोड़ प्रहार करती, ऊंची अट्टालिका की ओर हसरत या आक्रोश भरी निगाहों से देखती श्रमजीवा को देखा। टूटे तरुक की छुटी लतासी दीन दलित भारत की विधवा के यथार्थ को देखा। भूखे पेट, हीन भावना, दीन चितवन वाले किसान को देखा। लूट खसोट में लगे महाजनों की धूर्तता और जमींदारों की क्रूरता को देखा। उनका क्षुब्ध हृदय चीत्कार कर उठा और सामाजिक मुक्ति के लिए क्रांति का बिगुल बजा दिया।
तोड़ो 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 कारा पत्थर की, निकलो फिर गंगा जल धारा। कृषकों की मुक्ति हेतु वे जहाँ विप्लव वीर बादल का आवाहन करते हैं, जीर्ण बाहु हुए शीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, वहीं पूंजीपतियों से गरीबों की मुक्ति के लिए समाज की तथाकथित निचली जातियों का आवाहन करते हुए कहते हैं, जल्दी जल्दी पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ। तो कभी पूंजीपतियों के प्रति घृणा में अवे तवे पर भी उतर आते हैं। कुकुरमुत्ता कविता तो आप सभी को याद ही होगी, अबे सुनवे गुलाब के फूल, फूल मत गर पाई तूने खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, इछला रहा है डाल पर कैपिटलिस्ट। निराला साहित्य में किसान शोषित दलित इसी रूप में प्रवेश करते हैं। उनकी मुक्ति के लिए कभी करुणा विगलित होकर कह उठते हैं, दलित जन पर करो करुणा, दीनता पर उतर आए प्रभु तुम्हारी शक्ति अरुणा। तो कभी नाचो हे रुद्रताल, झरे जीवन जीर्ण शीर्ण, उद्भव हो नवीन प्रकीर्ण, करने को पुनः तीर्ण हो गहरे अंतराल, कहकर नई सामाजिक संरचना की इच्छा प्रकट करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवता का आवाहन, जीर्ण शीर्ण अप्राकृतिक अमानवीय का विरोध करने वाले निराला मनुष्यों की मुक्ति की भांति कविता की मुक्ति की भांति भी करते रहे हैं। जड़ीभूत काव्य शिल्प की प्रस्तरकारा को तोड़कर निर्मल काव्य जलधारा बहाने का जो संकल्प निराला ने जूही की कली की कविता के तिरस्कृत किए जाने पर लिया था, उनका संपूर्ण आगामी कवि कर्म उसी की पूर्ति का प्रयास था। आचार्य नंदलाल वाजपेयी का कथन सत्य ही है कि निराला अंतःपुर के समस्त वैभव और उसकी सारी परतंत्रता से मुक्त कर कविता देवी को खुली हवा में ले आए। इसके लिए उन्होंने वीणा पाणी से नवगति, नवलय, नवताल और नव छंद के साथ साथ नवल कंठ और नव स्वर का वरदान भी मांगा। कविता की मुक्ति के लिए नवीन कला की तलाश में गैल गैल द्वार द्वार भटके। अनेक रिज तिर्यक पथ खोजती निराला की काव्य कला भाव और भाषा, तथ्य और शिल्प दोनों में अभिनव प्रयोगों का समारंभ कर चुकी थी। वह जड़ीभूत सौंदर्य चेतना के विरुद्ध संघर्ष कर चैतन्यमयी नूतन भाव भंगिमा का संधान करती है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रति छवि से जीवन हर जीवन भर, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। निराला ने अपनी दुर्निवार अभिव्यक्ति की तलाश में तमाम काव्य रूपों को आजमाया तथा नूतन काव्य रूपों की रचना की। सोनेट, गजल, गीत, लोकगीत, व्यंग, लंबी कविता, मुक्तक आदि रूपों में निराला की चेतना किसी बहुमूल्य जीवन सत्य को पाने के लिए विकल थी और उनकी खोज वह डाल डाल पात पात कर रही थी। वह नवीन पंथ कौन सा हो जिससे होकर निराला की ही नहीं युग की स्वर वाहिनी गमन करे, इसी की खोज में ये सारे प्रयोग थे। छंद के बंधन से मुक्ति कविता की मुक्ति की ओर उनका एक अन्य चरण है। अनुभूति के एक पक्षीय समर्थन एवं निर्वाध अभिव्यक्ति के उद्दाम वेग ने सर्वप्रथम छंद के बंधन को तोड़ा। आज नहीं है मुझे और कुछ चाह, अर्थ विकल इस हृदय कमल में आतु प्रिय, छोड़कर बंधन में छंदों की छोटी राह। कविता की मुक्ति की चाह ने निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक बनाया। मुक्त छंद सहज प्रकाशन, वह मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। काव्य भाषा के संबंध में निराला का अभिमत था कि भावानुवर्तनी भाषा ही काव्य भाषा हो सकती है। मुक्त प्रवाह वाली अकृत्रिम भाषा के संदर्भ में वह लिखते हैं, अलंकार लेश रहित, श्लेषहीन, शून्य विशेषणों से नग्न, नीलिमासी व्यक्त, भाषा सुरक्षित, वह वेदों में आज भी। कविता की मुक्ति के लिए किए गए उनके प्रयोगों और प्रयासों का ही परिणाम था कि वह अपारदर्शिता से कविता को मुक्त कर सके, भाषा की विकलांगता से उसे मुक्ति दिला पाए, समीक्षा के नए मानदंडों के उत्प्रेरक बने और समकालीनता में भी दीर्घकालीनता की होड़ ले सके।
निराला का समय और समाज उनको समझने में भूल कर बैठा, लेकिन अभी समय है हम निराला के निरालेपन, उनके अपराजेयत्व, अगाध कारुण्य और उनकी महाप्राणता को समझें और सम्मान दें। आज का यह कार्यक्रम इस दिशा में एक लघु प्रयास होगा, ऐसा मेरा मानना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके आदरणीय नवनिकष कानपुर के संपादक डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे सर को आमंत्रित करता हूं। सर आप आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी महोदय आ रही है। आदरणीय चंद्रशेखर जी, डॉक्टर राघवेंद्र जी, अजय कुमार जी, डॉक्टर रंजन तिवारी जी और इसके संयोजक संचालक अनुराग जी, शायद राजीव रंजन भी हैं, जो भी इस कार्यक्रम में श्रोता या वक्ता के रूप में सम्मिलित हैं, सबके प्रति इस बात के लिए आभार कि उन्होंने हिंदी साहित्य के दो बिंदुओं को जोड़ने के लिए बड़े श्रम के साथ अपने वक्तव्य, विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य, तथ्यपूर्ण वक्तव्य दिए। मेरे लिए बड़ी समस्या है कि दोनों छोरों को जोड़ने का दायित्व चंद्रशेखर जी ने हमें दे दिया। एक और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं और दूसरे ओर निराला जी है। अच्छा यह है कि दोनों की राशि एक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद पर कोई कार्यक्रम इसके पहले आयोजित हुआ था और उसमें मैं बोल भी चुका हूं, तो मुझे लगता है जो भी कहूंगा वो पुनरावृत्ति ही होगी। इसलिए कहां से शुरू करूं, सितारे हिंद जी से या निराला जी से, मेरे लिए बड़ी दुविधा है। अध्यक्ष के रूप में अधिक कुछ कहना भी नहीं है, जो कहा गया है उसको समेटना है। तो इसलिए किसी एक विषय पर केंद्रित न होकर मैं बहुत संक्षेप में आज के वक्तव्यों का समाहार करने की कोशिश करूंगा। सितारे हिंद जी भारतेंदु के पूर्ववर्ती थे और उनके समय में भी थे, उनसे वरिष्ठ थे। भारतेंदु जी उनको मानते भी थे, उनसे प्रेरणा भी लेते थे और जहां जरूरत पड़ती थी उनसे असहमत भी होते थे। उस समय असहमत ही होते थे लोग, विरोधी नहीं होते थे। विरोधी तो आज की भाषा है। तब साहित्य में केवल दो ही शब्द प्रयोग होते थे, सहमत और असहमत। अपनी बात कहते थे। अभी राघवेंद्र जी ने बड़े विस्तार से उनके योगदान की चर्चा की। फोर्ट विलियम कॉलेज और राजा लक्ष्मण सिंह और उनका अरबी फारसी के विरुद्ध जो प्रयास था उसका भी उल्लेख किया। इतना पर्याप्त है कि इतिहास को और उसके सही तथ्यों को सामने लाना। दुर्भाग्य है कि हम आज इतिहास को यहाँ खड़े होकर देखते हैं 21वीं शती में। मैंने कई बार कहा कि इतिहास को देखने के लिए हमें इतिहास के पास जाना होगा, क्योंकि जब तक हम उस देश काल और समाज से और उस युग के जनता की मनोवृत्ति से नहीं जुड़ेंगे और आधुनिक चिंतन के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे तो इतिहास या तो बहुत बौना नजर आएगा और या हमें एक कल्पना प्रतीत होगा।
लगेगा कि इसका कोई महत्व नहीं है, ये लोग कैसे थे जो इतनी छोटी सी बात भी नहीं जानते थे। शिव प्रसाद सितारे हिंद इसलिए महत्वपूर्ण है, लक्ष्मण सिंह से विरोध नहीं था, ये दो विचारधाराएं चल रही थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग से जुड़े थे, उत्तर प्रदेश के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। जो आज डायरेक्टर का पद होता है, तब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से ही उस पद पर होते थे। और उनके सामने एक बड़ी चिंता थी कि हिंदी माध्यम में जहां न पाठ्य पुस्तकें हैं, न शिक्षा की कोई व्यवस्था है, या तो गुरुकुल प्रणाली थी और या फिर अंग्रेजी स्कूल और मदरसे थे। ऐसे में हिंदी माध्यम से, देवनागरी के माध्यम से शिक्षा कैसे दी जाए, और इस चिंतन के लिए उन्होंने बड़ा परिश्रम किया, पाठ्य पुस्तकें रची। और उन पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हिंदी में शिक्षण की व्यवस्था कराई। ये बहुत बड़ा योगदान था। एक बात आती है कि उन्होंने अरबी फारसी के शब्दों को लिया। लक्ष्मण सिंह जी संस्कृत निष्ठ हिंदी चाहते थे, ब्रजभाषा चाहते थे, आगरा के थे। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद भी किया था ब्रजभाषा में। दोनों के दो विचार थे, लेकिन ऐसा नहीं था, वह विरोध नहीं था। वहां भी हमारे सामने भाषा के दो मानक थे। एक जो जन भाषा थी, लोक में प्रचलित थी, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बोल रहे थे नित्य के प्रयोग में। शिव प्रसाद सिंह ने उस भाषा का मार्ग प्रशस्त किया और हिंदी में वही मार्ग आगे चल करके चलता गया। उन्होंने कभी भी शब्दावली के क्षेत्र में अति शुद्धता पर बल नहीं दिया। एक जो जन भाषा थी देश में प्रचलित, उसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगाया, उसके प्रचार प्रसार में। राजभक्त तो थे ही, राजभक्ति उस युग में होती ही थी। स्वतंत्रता आंदोलन हो नहीं रहा था। 1857 की क्रांति केवल समाप्त हुई थी, ब्रिटिश इंडिया का साम्राज्य स्थापित हो चुका था और अपेक्षाएं थी। 1835 में मैकाले की नई शिक्षा नीति आ गई थी। उस शिक्षा नीति से लड़ना, पारंपरिक अरबी फारसी के मदरसों की शिक्षा से लड़ना और देवनागरी के माध्यम से हिंदी शिक्षण के प्रारंभ में शिव प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने गणित से लेकर भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य सबकी पुस्तकें उपलब्ध कराई। एक छोटा काम नहीं था, स्वयं लिख करके। ये तो हुई शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की चर्चा। बात निराला पर आती है। अजय जी का व्याख्यान अधूरा छूट गया। वे इलाहाबाद के हैं और वहां के प्रसंग प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश नेट की गड़बड़ी के कारण पूरी बात नहीं आई। रंजन जी ने बड़े विस्तार से उदाहरण उनके गरीब किसानों, निर्धनों, शोषितों के प्रति निराला के योगदान और उसी के साथ कविता की मुक्ति भाषा से प्रस्तुत किया। तमाम उदाहरण दिए। बड़ा विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान रहा। लेकिन फिर वही बात आती है कि निराला
कि काव्य में ये चेतना आई कहाँ से। हम सभी लोग जानते हैं उनका जन्म महिषादल में हुआ। राजघराने में उनके पिताजी सैन्य अधिकारी थे, वे भी वही मुंशी थे, वही कार्य करते थे। एक 1921 में निराला जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को पत्र लिखा। तब द्विवेदी जी दौलतपुर रायबरेली में रहने लगे थे, सरस्वती देख रहे थे, और उसमें लिखा कि मैं आपसे संबंध जोड़ना चाहता हूं। द्विवेदी जी ने पूछा कि आपका परिचय क्या है। संबंध जोड़ने के लिए परिचय जरूरी होता है। वहीं निराला की जो बात है वही उनकी वेदना और उनके परिस्थिति को आपके सामने लाती। उन्होंने जैसा उनका स्वभाव था लिखा, नाम सूर्यकांत त्रिपाठी, लंबाई 5 फीट 11.5 इंच, सीना 39 इंच, हिंदी नहीं आती थी, महिषादल में थोड़ी बहुत अपने प्रयास से सीखी, न साक्षर न निरक्षर, केवल अक्षर हूँ। रामकृष्ण परमहंस के प्रति श्रद्धा है और मुक्ति की कामना मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये 1921 में निराला ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को पत्र लिखा था। 3 चीजें, व्यंग्य देख ही रहे हैं, न साक्षर न निरक्षर, केवल अक्षर हूँ। रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव था, और हम लोग जानते हैं कि बाद में जब वो कलकत्ता रहे तो काफी रामकृष्ण मिशन से जुड़े रहे और वहीं रहते भी रहे। तीसरी चीज मुक्ति की कामना है। अब जिसने जीवन को ही मुक्ति की कामना से जोड़ लिया था, वह किसी प्रकार से मानव समाज की मुक्ति या भाषा से मुक्ति या कविता की मुक्ति की बात क्यों नहीं करेगा, जिसने जीवन का लक्ष्य ही स्वतंत्रता और मुक्ति चेतना को बना लिया था। ये 20 का पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक अभी नई चर्चा आई, उसको भी हम लोग यहाँ ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा, अद्यतन हो जाएगा आज का विचार। कि निराला जी के पौत्र विवेक निराला है, उन्होंने अभी एक लेख लिखा है कि निराला जी को विक्षिप्त बनाया गया था। उनकी एक छवि गढ़ी गई थी कि ये विक्षिप्त है, जबकि वे विक्षिप्त अंतिम क्षण तक नहीं रहे। ये अभी बात आई है कि उसमें कुछ उनके ही निकटस्थ लोगों का सहयोग था कि इनकी छवि को विक्षिप्त के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो ये 2 बिंब इसलिए रखा कि अधिकांश लोग निराला को मिथकों में, किंवदंतियों के में, पैसा नहीं था, गरीब थे, जीविका का साधन नहीं था, जिसको जो पाया दे दिया, इस रूप में तमाम कथाएं इलाहाबाद की सड़कों में, गलियों में, दारागंज में गूंजती रहती। ये एक विवेक जी ने जो और प्रस्तुत किया है, उसके पीछे कारण यह है कि ये किंवदंतियां गढ़ी गई थी और इन्हीं किंवदंतियों ने धीरे धीरे उन्हें विक्षिप्त सिद्ध कर दिया, जबकि अधिकांश इसमें सत्य से बहुत दूर है। बात आती है उनके किसान हितैषी की। किसान हितैषी नहीं थे। उसी पत्र में द्विवेदी जी को लिखा था कि न मेरे माता है, न पिता है, न चाचा है, न चाची है। इन्फ्लुएंजा में उस साल जो आया था बर्ड फ्लू, उसमें ये सब दिवंगत हो गए थे और मुझे 6 भतीजे भतीजियों का दायित्व सौंप गए हैं, जिनको हमें जीवन देना है और तब तक इनका पालन करना है जब तक उनके बच्चे नहीं हो जाते। ये निराला ने कहा था 1921 में।
तो इतना बड़ा दायित्व, और जिसने कभी गढ़ा कोला देखा होगा उन्नाव पुरवा के आसपास के क्षेत्र को, कि वहां आज भी मुख्य जो जीविका है वह खेती है, किसानी है। और जमींदार थे तमाम लोग, उनके हाथ में किसानों का शोषण होता था। निराला स्वयं उस शोषण के शिकार हुए थे। मेरे एक मित्र थे, सागर में चले गए थे, बाद में महाराष्ट्र में प्रोफेसर थे। वे वहीं पुरवा के जमींदार थे। उनके पिताजी निराला के समकालीन थे। निराला ने उनके खिलाफ आंदोलन किया था, उसमें लाठियां भी चली थी और निराला जी को भी चोट लगी थी। किसानों को लेकर निराला ने पहला आंदोलन गढ़ा कोला में निराला ने खेती के लिए किया था। दूसरी बात, वह वही बैसवाड़ा क्षेत्र है जहां हिंदुस्तान का पहला किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें नेहरू जी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर मुकदमा चला और प्रताप अखबार जब्त हुआ था। ये आंदोलन भी उसी बैसवाड़ा में उन्नाव से लेकर रायबरेली के मध्य हुआ था। तो निराला के ऊपर इनका बड़ा व्यापक प्रभाव था। और उस जमींदारी युग में जब जमींदारों के द्वारा शोषण होता था, और जमींदार कौन थे, हम लोग आज भी जानते हैं कि शोषण में भी एक मिठास होती है। अगर संपन्न आदमी का शोषण होता है सत्ता के द्वारा, तो बड़ा मीठा शोषण होता है। उनको छोटे छोटे पद दे देना, उनको किसी उसमें अध्यक्ष बना देना। अंग्रेजी जमाने में ये बहुत हुआ, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, ऑनरेरी उपाधियां, राजा। हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में कोई राजा नहीं था। एक काशी नरेश थे जिनको प्रिवी पर्स मिलता था, लेकिन आज हम पढ़ते हैं तो कम से कम हिंदुस्तान में 200-300 राजा उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ये खिताबी राजा थे जिनको राजा की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, इतना रुपया दे दो तो राजा की उपाधि दे दें। निराला ने इस शोषण को बहुत नजदीक से देखा था और इस शोषण को जिया था। दूसरा आता है दलितों के प्रति, तो ये उन्होंने गांव में देखा था, और उनके जितने पात्र हैं, चतुरी चमार, बिल्लेश्वर बकरिया, कुल्ली फाट, इनको भी उन्होंने बहुत नजदीक से देखा था। और दारागंज में जहाँ रहते थे इलाहाबाद में, वह तो भिक्षुकों की बस्ती ही है। आज भी कम से कम 50-60 हजार भिक्षुक स्थायी रूप से संगम तट पर रहते हैं, स्थायी रूप से उनका वही निवास ही है। तो बहुत नजदीक से उन्होंने दर्द का अनुभव किया था, बल्कि अनुभव नहीं किया था, दर्द को जिया था। पारिवारिक कष्ट, परिवार का बोझ, गांव के किसानों की दुर्दशा, इन सब को देखा था और इसको उन्होंने गद्य में लिखा। लेकिन गद्य से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया, जिसने उनकी और कुत्ता भौंकता रहा, नए पत्ते में ये कविता संकलित है, कुत्ता भौंकता रहा। जिसने ये कविता पढ़ी होगी वह समझ सकता है कि प्रेमचंद्र ने पूस की रात कहानी में जिस वेदना का चित्रण किया है, उससे अधिक केवल 15-20 पंक्तियों में निराला ने जमींदार के अत्याचार का वर्णन इस एक कविता में कर दिया, कुत्ता भौंकता रहा। तो झींगुर की कविता, बादल राग की बात अभी आई ही, ये सारी कविताएं निराला के किसान और मजदूर जीवन के प्रति उनकी पीड़ा और उनकी व्यथा को प्रकट करती हैं। और निराला छायावाद से आगे बढ़े तो उन्होंने इस पूरी, और गद्य में तो पूरी तरह उन्होंने केवल अत्याचारों का और निम्न और दलित पात्रों का ही वर्णन किया है,
लेकिन केवल वर्णन नहीं किया, वे विद्रोही थे, वे उनकी आजादी के लिए संघर्ष भी करते थे। हमने बताया कि जब किसानों ने आंदोलन किया तो निराला आगे आगे लाठी लेकर चले, लाठियां खाई। तो निराला न केवल कवि थे बल्कि वर्ग चेता, वर्ग को जीने के लिए जीने वाले कवि थे। और इसी स्वाभिमान ने निराला को निराला बना दिया। इसी स्वाभिमान ने निराला को दलितों और शोषितों का साहित्यकार बना दिया। इसी चेतना ने निराला को छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से अलग एक महाप्राण या महामानव के रूप में परिकल्पित कर दिया। तो आज के इस कार्यक्रम में बड़ा संयोग है कि दोनों ऐसे महापुरुषों का एक साथ योग आया, जिसने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को नया जीवन दिया, उसको शैक्षिक आयाम दिया। और दूसरा वह कवि जिसने ब्रिटिश राज्य में गरीब किसानों, निर्धनों और शोषितों को साहित्य के केंद्र में ला दिया, कविता के केंद्र में ला दिया और उनकी आवाज को स्वर दिया। इसलिए दोनों महापुरुषों को सादर नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं आमंत्रित करता हूँ इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के सभापति महोदय डॉक्टर चंद्रशेखर सर को अपने विचार। पहली बात, अनुराग जी, मैंने किसी विषय में डॉक्टरेट नहीं किया है। मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ। मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की पढ़ाई की है। आज ये बड़ा संयोग है, एक अच्छा संयोग है कि हमारे विरासत के दो महापुरुष, जिन्होंने हिंदी को, लोक की भाषा को एक वैधानिक स्वरूप प्रदान किया, और दूसरे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को पैदा किया, उस बैसवारा की धरती को प्रणाम करता हूँ। आज के संदर्भ में जो किसानों के प्रति जो शासन का दृष्टिकोण है, वह उस काल के शोषण से और शासन के दृष्टिकोण से बहुत भिन्न नहीं है। तो उन्होंने शोषण के खिलाफ अपनी कविताओं और पत्रकारिता के माध्यम से जो संघर्ष किया, जो आवाज दी, वह निश्चय ही बहुत ही साहसिक कार्य था। और ये बड़ा सुंदर संयोग है, एक तरफ लोक भाषा की प्रतिष्ठापना करने वाले सितारे हिंद, और दूसरी तरफ लोक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर आज हम बहुत ही सारगर्भित चर्चा कर पाए हैं।
और इससे जो हम और हमारी जो पीढ़ियां हैं, नए लोग हैं इस क्षेत्र में, वो जरूर प्रभावित होंगे, अनुकरण करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत ही रचनात्मक और दिशा बोधक आज का ये विचार मंथन हुआ है, और हमारा सदैव से यही प्रयास रहा है कि जो हमारे लिए जो भी प्रेरणादायक चरित्र हों, संदर्भ ग्रंथ हों, उनको हम आज के जमाने के सामने ले आए, प्रस्तुत करें। तो हम आज आप सभी का, हमारे जो विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र जी बहुत ही आत्मीय हैं, संबंध हमारे इनके। मैं इनको बहुत ही आदर की दृष्टि से देखता हूं कि जब भी मैंने आपसे अनुरोध किया, आपने तुरंत स्वीकृति दे दी। और डॉक्टर रंजना जी, आपने भी जो निराला का व्यक्तित्व विश्लेषण किया, वह बहुत ही सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया, और आपको भी साधुवाद। और आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी, तो हम लोगों के बीच एक ऐसे सूर्य हैं, जब ये चमकते हैं तो सारा ज्ञान का अंधेरा छंट जाता है, नष्ट हो जाता है। और आपके उद्बोधन में वो मौलिक जो निष्कर्ष हैं, वो हम सबके सामने आप खड़े होते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। और हमारे साथ हैं श्री सुदीप सोनावाने जी, हमारे सेंट्रल गवर्निंग बॉडी ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन साउथ हैं। आप भी बहुत ही हिंदी भाषा को बहुत अच्छी प्रकार से नहीं जानते, लेकिन वो बोलते और समझते बहुत गंभीरता से हैं। वो आपका भी हम आज के इस विचार मंथन में स्वागत करते हैं। और एक बार शुक्रिया महोदय। मैं हिंदी कविता, हिंदी खासकर हास्य कविता, अशोक चक्रधर, फिर बहुत सारे दूसरे जो हास्य कवि, क्या नाम है, शैल चतुर्वेदी, करेक्ट जी? हाँ, और सुरेंद्र शर्मा, उनको काफी सुनता हूँ, मैं समझ लेता हूँ, लेकिन उनकी हिंदी यहाँ आपका जो फोरम है उससे काफी आसान है। जी। मैं जो भी आपके प्रवक्ता को सुनता हूँ यहाँ पे, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी हिंदी का दर्जा बहुत उच्च लेवल का है। जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनुराग जी, हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम के समापन की आधिकारिक घोषणा करें, अपना आभार व्यक्त करते हुए। धन्यवाद महोदय। मैं इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से आज के इस विचार मंथन में शामिल अतिथि वक्ता, अध्यक्षता और श्रोता के रूप में शामिल सभी विद्वान सम्मानितों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने बड़ी ही कीमती वक्त निकालकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को एक दिशा दी और इस
हमें अपने विचारों से पोषित किया। मैं इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की ओर से मैं बड़ी कृतज्ञता के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।